न्याय यात्रा में राहुल गांधी करेंगे खेल। लोकसभा से पहले बीजेपी में हलचल तेज। आरएसएस पर हमला कर बीजेपी को दिया चुनौती। कांग्रेस की नजर महाराष्ट्र पर क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर कांग्रेस ने अपनी स्थापना दिवस पर आखिर नागपुर को ही क्यों चुना अपना गढ़, और साथ ही में कांग्रेस जो है स्थापना दिवस पर आखिर आरएसएस पर हमला क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस हावी रही है आरएसएस पर। आरएसएस को लेकर तमाम तरह की बातें कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान दिनेश मौजूद हैं, जो हमारे सवालों के जवाब देंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 की राजनीति आखिर किस ओर मुड़ेगी। दिनेश, सबसे पहले मेरा सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि राम मंदिर पूजा समारोह 15 जनवरी से शुरू है और 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर से अपनी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। क्या राहुल गांधी राम मंदिर से जनता का ध्यान कहीं ना कहीं भटकाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए ही उल्टा पड़ जाएगा कि जनता राम मंदिर देखेगी या फिर राहुल गांधी की रैली? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को यहाँ पर संपन्न होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम दिग्गज, चाहे उद्योग के जगत के नेता हों या फिर बॉलीवुड की हस्तियाँ या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के तमाम वो माहिर जो नाम अपना बना चुके हैं, उन तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की आपने जिक्र किया कि उसका ध्यान खींचने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि भारत न्याय यात्रा का जो है ऐलान राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा का कोई कार्यक्रम तय नहीं था, या ये माने कि पिछले वर्ष जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा जो है वो खत्म हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी ने तुरंत कहा था कि हम उत्तर से दक्षिण तक भारत जोड़ो यात्रा को संपन्न कर चुके हैं और अब आने वाले 2023 के अंदर या फिर 2024 के अंदर ही हम पूर्व से लेकर पश्चिम तक की यात्रा को तय करेंगे। आपको बता दूं सिराज, यहाँ से राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो सवाल है वो एक आस्था है, और भारत में हिंदू धर्म की बहुतायत है और यहाँ पर करीब 80 करोड़ की जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म की आस्था को मानती है, और आस्था के लिहाज से राम मंदिर यहाँ पर जो है उनकी आस्था में समाहित है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से बीजेपी इस मुद्दे को साधना चाहती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी जिस तरीके से धारा 370 को हटाने के बाद राम मंदिर पर पूरा फोकस कर दिया गया और 2024 तक का जो पूरा कार्यक्रम था उसको लेकर यही माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन जो है उसको करने में सफल रहेगी, और यहां से 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर पर कहीं ना कहीं वोट मांगने की कोशिश की जाएगी। अब आपको बता दूं कि राहुल गांधी का आपने जो जिक्र किया, राहुल गांधी की यात्रा करीब 70 दिनों तक चलने वाली है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी को होगी। उसके बाद ज्यादातर ये मुद्दा जो है ये एक हफ्ते या 15 दिन तक ज्वलंत रह पाएगा, लेकिन उसके बाद पूरा का पूरा जो ध्यान आकर्षित रहेगा वो राहुल गांधी की ओर रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये दूसरी यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरी यात्रा कर चुके हैं, और इस यात्रा के दौरान वो करीब 85 जिलों को और 14 राज्यों को कवर करने वाले हैं, और इन 85 जिलों और 14 राज्यों में 355 लोकसभा की सीटें आती हैं, और कांग्रेस के पास इन 355 लोकसभा सीटों में से महज 14 सीटें हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन में भी यदि बात की जाए कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के लिए 355 सीटों में से कितनी सीटें यहाँ पर मौजूद हैं, तो महज वो आंकड़ा 67 तक ही पहुँच पाता है। यानी कि लगभग 300 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की बहुतायत है और वहां पर उनको लीड मिली हुई है। इस जो यात्रा के तहत जहां पर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को चीरती हुई ये गुजरात और महाराष्ट्र तक जाएगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो बड़े राज्य हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती हैं और राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन या फिर राहुल गांधी की रणनीति जो सटीक रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि यदि इन 355 सीटों में 50% लड़ाई लड़ी जाए,
यानी कि करीब 200 या 175 सीटें यहां से जीती जाए तो दक्षिण के सपोर्ट के साथ वो जादुई आंकड़ा जो 272 का है उसको पार किया जा सकता है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बड़ी बात कही, आपने जिक्र किया महाराष्ट्र का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1952 से जो है नागपुर में 18 बार लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें से 13 बार कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं 2 बार से अब नितिन गडकरी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं जीतते आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर आप रुख करें तो एक तरफ एनसीपी जो है पार्टी, उनको 2 गुटों में बांट दिया गया बीजेपी के द्वारा। साथ ही में उद्धव ठाकरे पर भी लगातार हमला किया गया, जिस तरीके से उनकी पार्टियों को भी 2 टुकड़ों में कर दिया गया। क्या बीजेपी की इस रणनीति के चलते नागपुर को ही कांग्रेस जो है अपना गढ़ मानती रही और वहीं से अपनी स्थापना दिवस पर एक स्पेशल संदेश दिया जनता को और आरएसएस पर जो है हमला किया? किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, नागपुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है तो दूसरी तरफ आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में है और आरएसएस पर लगातार कांग्रेस पार्टी अपना निशाना साधती रही है। आरएसएस को गोडसे की विचारधारा वाला जो संगठन बताती रही है कांग्रेस पार्टी, और आरएसएस से कहीं ना कहीं आरएसएस को वहां पर चुनौती देना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है महाराष्ट्र में, क्योंकि 1952 से लेकर और 2014 तक यहां पर लगातार 13 बार कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाले सांसद जीतते रहे हैं। 2 बार 2014 और 19 में नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे उनको जीत मिली है, लेकिन 13 बार जीतना इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का पुराना गढ़ माना जाता रहा है नागपुर। और नागपुर में यहां पर यदि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर इस भव्य रैली का आयोजन किया गया है तो उसके माध्यम से वो आरएसएस और बीजेपी को उनके गढ़ में जाकर चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से देश की राजनीति या फिर महाराष्ट्र की राजनीति को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हुई है और यहां से हम आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि एनसीपी 2 गुटों में बढ़ चुकी है, जो है शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है, तो ऐसे में किस तरीके से महाराष्ट्र का किला फतेह किया जाए? देखिए, एनसीपी और जो है शिवसेना एक तरीके से 2 गुटों में जरूर बढ़ चुकी हैं, लेकिन शिंदे जो है वो काफी दबाव में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से लगातार खबरें यही सामने आती हैं कि दिल्ली से महाराष्ट्र की राजनीति को मॉनिटर किया जा रहा है, रिमोट से महाराष्ट्र सरकार चल रही है। वहीं जिस तरीके से एनसीपी के तमाम नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते रहे, उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के केस चलते रहे, तो वहां पर तमाम जो नेता थे उन्होंने अपना फायदा देखते हुए यहाँ पर एनसीपी से बगावत की और अजीत पवार के साथ मिलकर उन्होंने जो है भाजपा समर्थित जो सरकार है उसमें शामिल होने का फैसला किया। अब यहां से आपको बता दें कि शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा था और वहां से करीब बड़ी जीत हासिल करते हुए यहाँ पर भाजपा जो है एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में काबिज हो गई थी। तो ऐसे में 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस नागपुर से ललकार देकर यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी को चुनौती देना चाहती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल रहेगा कि भारत न्याय यात्रा, इस यात्रा का नाम रखा गया, लेकिन न्याय से मतलब जो है युवा और नारी और अन्नदाता यानी कृषि। तो क्या इन तीनों ही कहीं ना कहीं, युवा जिस तरीके से बेरोजगार है देश में, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, और नारी को लेकर, कृषि को लेकर, तीनों ही मुद्दों पर जो है न्याय दिलाने की बात करेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल, और राहुल गांधी लगातार संसद हो या फिर सड़क हो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि भारत के किसानों की स्थिति जो है वो दयनीय बनी हुई है। इसके साथ ही बेरोजगारों ने जिस तरीके से संसद में हंगामा किया, वहां पर जाकर इसके बाद राहुल गांधी ने फिर ये कहा कि देश की सरकार सो रही है, बेरोजगारी पर क्या कदम उठा रही है, कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गरीबों, किसानों, बेरोजगारों की राजनीति को यहाँ पर उठा करके, इन मुद्दों को सामने रख करके और कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपने अभियान की शुरुआत करना चाहती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों मुद्दों को ज्वलंत बनाकर यहां पर भाजपा को घेरने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने दिनेश से समझा कि किस तरीके से राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उसमें जो है भारत न्याय यात्रा निकालना कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। एक तरफ बात करें बीजेपी की तो राम मंदिर को लगातार मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं भारत जोड़ो न्याय के चलते अब जो है इस यात्रा के दौर से गुजरेंगे राहुल गांधी और किस तरीके से न्याय दिलाएंगे जनता को
वो और किस मुद्दों पर वो पहल करते हुए नजर आएंगे, ये आने वाली और देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।